साथियों, कंस्ट्रक्शन के चलते अगर आप जो है वो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, अगर आप एक हाउस ओनर हैं, अगर आप अपने घर बना रहे हैं, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, साइट इंजीनियर हैं, एक इंजीनियर हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी हर वीडियो में कोशिश ये रहती है कि आपको जो है वो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी बेहतर जानकारी जो है वो दी जाए ताकि आपका घर मजबूत व सुरक्षित बन सके। नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बिल्डर्स में। साइट पर देख सकते हैं कि प्लास्टर का काम जो है वो चला हुआ है और प्लास्टर में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जब भी आप जो है वो प्लास्टर का काम शुरू करें तो प्लास्टर जिस दीवार पे कर रहे हैं उसे जो है वो अच्छे से गीला कर लें। अगर उसमें नमी नहीं होगी तो उसकी वजह से जो सीमेंट मोटार आप जो है वो अप्लाई करेंगे अपनी दीवारों में, और दीवारों में लगी ईंटें जो है वहाँ से पानी आपके मोटार से पानी एब्जॉर्ब कर लेंगी, जिसकी वजह से जो बॉन्डिंग है मोटार और आपके दीवार के बीच की वो मजबूत नहीं बन पाएगी। तो आपको क्या करना है कि आपको प्लास्टर करने से पहले उस दीवार को आपको अच्छे से गीला करना है ताकि आपकी दीवारों में जो प्लास्टर हो रहा है वो मजबूत हो सके। प्लास्टर की रेशियो की बात करें, देखिए अगर आप जो है वो छत में प्लास्टर करना चाहते हैं, जो रेशियो जो सीमेंट और सैंड का अनुपात है वो 1:3 होगा। अगर आप बाहर की दीवारों में जो है वो प्लास्टर करना चाहते हैं तो जो अनुपात है आपके सीमेंट और सैंड का, रेत का, वो रहेगा 1:4, क्योंकि बाहरी दीवारों में जो है वो वेदर इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसीलिए हम जो है 1:4 सीमेंट और सैंड की रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। अंदर की दीवारों में जो रेशियो रहेगी वो 1:5 रहेगी। एक बैग सीमेंट का होगा और 5 बैग जो है वो उसमें रेत के होंगे। इसी के साथ जो है अगर आप वाटर लॉग्ड एरिया में जहाँ पर पानी है वहाँ पर या फिर इस तरह की जगह पर जो है वो आपको प्लास्टर करना है तो आप जो है वो सीमेंट और सैंड की रेशियो कौन सी यूज़ करेंगे, 1:3 की रेशियो आप जो है यूज़ करेंगे, जिसमें एक जो है वो बैग आपका सीमेंट का होगा और 3 बैग जो है उसमें रेत के होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टर की तराई की बात करेंगे, क्योरिंग की बात करेंगे। जहाँ कहीं भी आप जो है वो प्लास्टर कर रहे हैं सबसे ज़रूरी है आपको उसकी तराई करना, उसकी क्योरिंग करना। अगर क्योरिंग तराई आप जो है वो अच्छे से नहीं करेंगे तो आप जितना मर्जी महंगा सीमेंट लगा लीजिए, अच्छा मटेरियल यूज़ कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। क्रैक्स आपकी दीवारों में दिखेंगे सीमेंट में जो है, या फिर आपका जो सीमेंट प्लास्टर आपने किया है उसमें कुछ समय के बाद जो है वो ब्लिस्टरिंग, स्वेलिंग और पील ऑफ होके आपका प्लास्टर जो है वो नीचे गिर सकता है। इस तरह की समस्या जो है वो आपके प्लास्टर में आ सकती है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको अपने प्लास्टर की जो तराई है उसकी क्योरिंग जो है वो 7 से 10 दिन तक करनी है। इस बात का आप जो है वो ध्यान रखें। सर्दियों में आपको जो है वो 7 दिन तक, क्योंकि पानी जो है उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती और ना ही इतनी जल्दी जो है वो पानी इवेपोरेट होता है या फिर सूखता है। अगर आप जो है वो गर्मियों में क्योरिंग करेंगे, तराई करेंगे तो आपको जो है वो 10 दिन तक तराई और क्योरिंग करनी है। बात करेंगे अब लिंटल बीम की। देखिए मैंने पहले भी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई है, आप जो है वो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। लिंटल बीम प्रोवाइड करने का फ़ायदा हमें ये होता है, देखिए आप जब जो है वो डोर फ्रेम या फिर आप विंडो फ्रेम को फिक्स करते हैं तो फिक्स करेंगे, अगर लिंटल बीम वहाँ पर ठीक आपकी डोर और विंडो की फ्रेम के ऊपर अगर लिंटल बीम ना प्रोवाइड किया जाए तो वहाँ क्या होगा, जो मैशनरी करेंगे उसका लोड जो है वो आपकी फ्रेम के ऊपर आएगा, चाहे वो खिड़की की फ्रेम हो चाहे वो दरवाजे की फ्रेम हो। अगर आप लिंटल बीम प्रोवाइड कर देंगे तो आपकी खिड़की और दरवाज़ों के ऊपर जो है वो मैशनरी ईंटों का लोड जो है बाहर जो है वो नहीं आएगा, जिससे जो है वो आपकी खिड़कियों और दरवाज़ों की लकड़ी में जो है वो डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। अगर इन फ्यूचर आपकी दीवार जो है वो किसी भी कारण, टर्माइट के कारण, दीमक के कारण जो है वो ख़राब हो जाती है तो आप उसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। लिंटल बीम के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपकी लिंटल बीम अगर आपने प्रोवाइड की है तो कॉर्नर में जो आपने देखा होगा कि विंडो और जहाँ पर आपका डोर होगा उसके कॉर्नर से क्रैक जो है वो आपके दीवारों में डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह के क्रैक भी आपके जो है वो दीवारों में खिड़कियों और दरवाज़ों के कॉर्नर से नहीं आते। इसी के साथ जो है अगर आप लिंटल बीम प्रोवाइड करते हैं तो आप जो है वो खिड़कियों और दरवाज़ों को बाद में भी फिक्स कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं, लिंटल बीम ज़रूर दें और लिंटल बीम को आपको ज़रूर प्रोवाइड करना है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है।
वीडियो में आप देख रहे हैं, बात करेंगे कॉलम के बारे में। देखिए कॉलम आप देख सकते हैं, कॉलम की फिनिशिंग आप देख सकते हैं, कहीं पर भी हनी कॉम्बिंग जैसी समस्या आपको नहीं दिखाई दे रही है, कहीं पर भी आपको जो है वो वॉइड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपकी कंक्रीट का जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो इस तरह की कॉलम की कास्टिंग के लिए आपको क्या करना होगा, रेशियो पर ध्यान देना होगा। रेशियो जो है वो आपकी सही होनी चाहिए। सीमेंट जो है वो आपका बजरी, जो जिसे एग्रीगेट कहते हैं, गिट्टी कहते हैं, और सैंड जिसे रेत कहा जाता है हिंदी में, या फिर आपकी लोकल लैंग्वेज में बालू कहा जाता है। जिस तरह से भी जो है वो आप समझते हैं सभी इंग्रेडिएंट के नाम, तो आप जो है वो उनका रेशियो जो है, उनका अनुपात जो है वो सही रखें। वाटर और सीमेंट का जो है वो रेशियो क्या होना चाहिए वो भी आपको सही रखना है। ज़्यादा जो है वो पानी ऐड ना करें, उससे जो है वो आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ, मजबूती जो है वो कम होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैशनरी करने के बाद जो है वो आप देख सकते हैं मैशनरी और कॉलम का जो आपका सरफेस है वो एक बराबर है, क्योंकि प्लम बॉब जो है वो आपकी जो साहुल है वो आपके कॉलम की बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से जो है वो अगर आप काम करेंगे तो आपका काम जो है वो बहुत सफाई से होगा। और जब आप प्लास्टर करेंगे, प्लास्टर करने में भी आसानी होगी, क्योंकि सरफेस आपका जो है वो समतल है, प्लेन है। और आप जब प्लास्टर करेंगे तो आपको जो है वो आसानी होगी प्लास्टर करने में, एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा और आसानी से आपका प्लास्टर हो जाएगा। इस तरह के काम के लिए जो है वो मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी है। कॉलम की कास्टिंग कैसे करनी है, ब्रिक मशीनरी आपको कैसे करनी है, क्रॉस जॉइंट का ध्यान रखना है, आपको जो है वो मोटार की थिकनेस क्या रखनी है। अगर हम जो है वो आपको कॉलम के बारे में जानकारी दे तो वाइब्रेटर मशीन का यूज़ करना है, कंपैक्शन अच्छे से करनी है। इसी के साथ जो है वो आपको जो है वो रीइंफोर्समेंट की पोजीशन क्या रखनी है कॉलम्स में। कॉलम की कास्टिंग करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। 40 mm के कवर ब्लॉक का आपको कॉलम की कास्टिंग में इस्तेमाल करना है और कॉलम में इस्तेमाल करना है। शटरिंग कैसी होनी चाहिए, आपको शटरिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह की जानकारी मैंने डिटेल में दी है। अगर आप पुरानी वीडियोस देखते हैं तो आपको जो है वो घर से जुड़ी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। स्लैब की बात करें, देखिए स्लैब जो है उसका सरफेस स्मूथ तभी होगा अगर आप जो है वो स्लैब की कास्टिंग अच्छे से करेंगे। 20 mm के जो है वो कवर ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, आप शटरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ जो है वो वाइब्रेटर मशीन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, आप जो है वो शटरिंग में स्लोप अच्छा रखेंगे, 1:100 का स्लोप रखेंगे, ताकि जो है वो आपका पानी जो है वो छत के ऊपर ना रुके। अब बारिश के दिनों जो पानी रुकता है आपकी छत पर वो ना रुके। आपको स्लैब की तराई कैसे करनी है, कॉलम की तराई कैसे करनी है। गनी बैग से आप कॉलम की तराई करेंगे, जूट के बैग जो होते हैं। और आप जो है वो स्लैब की तराई कैसे करेंगे, स्लैब की तराई करेंगे आप जो है वो पॉन्डिंग मेथड से करेंगे। किस तरह से करनी है, किस तरह से बांध बनाने हैं, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, पानी की डेप्थ क्या होनी चाहिए, और पानी जो है वो किस तरह का होना चाहिए। पानी में जो है इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, और पानी का पीएच लेवल जो है वो 6 से कम नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो है वो बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बालकनी आप बनाना चाहते हैं, आपको छज्जे को कितना एक्सटेंड आप कर सकते हैं। छज्जे की शटरिंग करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपको प्रोप्स जो है वो कितने दिन बाद निकालनी है, जो शटरिंग है उसे आपको कितने दिन बाद रिमूव करना है, उसके बारे में जानकारी दी है। 21 दिन के बाद आप शटरिंग को निकाल सकते हैं। प्रोप्स को आप 14 दिन के बाद निकाल सकते हैं, अगर स्पैन जो है वो आपका 4 मीटर से या फिर 4.5 मीटर से कम है। तो इस तरह से जो है वो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन से जुड़ी बहुत सारी जानकारी दी है। अगर आप जो है वो हमारे चैनल की हर एक वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने अभी आपको जो है वो जानकारी दी है, वो देखिए एक शॉर्ट नोट्स की तरह जो है वो मैंने आपको जानकारी दी है। डिटेल में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप जो है वो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, और जाते जाते जो है वो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी के साथ जो है वो आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आपको समय पर मिलती रहे। इसके अलावा जो है वो और भी जानकारी चैनल पे जो है वीडियो के माध्यम से आपको दी गई हैं। प्लिंथ हाइट के बारे में बताया गया है, कॉलम में किस तरह से स्टील आपको प्रोवाइड
प्रोवाइड करना है उसके बारे में बताया गया है। पीसीसी फ्लोरिंग के बारे में जानकारी दी है। मटेरियल सीमेंट के बारे में जानकारी दी है, 90 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, इस तरह की जानकारी आपको दी है। आपको कौन सा सीमेंट यूज़ करना है, ओपीसी सीमेंट यूज़ करना है, पीपीसी सीमेंट यूज़ करना है, फिर पीएससी सीमेंट जो है वो यूज़ करना है बिल्डिंग में। तो इस तरह की जानकारी आपको दी है। एग्रीगेट के बारे में जानकारी दी है। सैंड के बारे में जानकारी दी है कि सैंड जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, उसमें जो है वो सिल्ट कंटेंट जो है वो 5 से 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो है एग्रीगेट का शेप कैसी होनी चाहिए, उसका सरफेस जो है वो रफ़ होना चाहिए, ज़्यादा जो है वो आपके एंगुलर साइज़ के जो है वो आपके एग्रीगेट नहीं होने चाहिए। वर्केबिलिटी बढ़ जाती है लेकिन स्ट्रेंथ और बॉन्ड जो है वो आपके कम हो जाता है। जब आप कंक्रीट बनाएंगे उसमें जो है वो अगर एंगुलर शेप के अगर आपके ज़्यादा एग्रीगेट होंगे तो उससे जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो आपकी कम हो जाएगी कंक्रीट में। तो किस तरह के एग्रीगेट होने चाहिए, आप कैसे चेक करेंगे साइट पे, इस तरह की सारी जानकारी जो है वो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे दी हैं और आगे भी मैं देता रहूँगा। इसीलिए आपसे जो है वो बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप जो है वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।